हेलो फ्रेंड्स, वेलकम आवर चैनल एमसीक्यू सेंटर। तो दोस्तों, आज मैं आपको उत्तर प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 2014 का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर में सॉल्व करवाऊंगा। दोस्तों, यह जो है द्वितीय चरण का एग्ज़ाम है और यह जो परीक्षा आपका 11 जनवरी 2015 को आयोजित की गई थी। तो इसमें दोस्तों टोटल 30 प्रश्न है, क्योंकि मैं सामान्य ज्ञान का ही बस क्वेश्चन पेपर सॉल्व करा रहा हूँ और इसको मैं 2 पार्ट में करवाऊँगा। मैंने एक पेपर सॉल्व करवा दिया जो 7 दिसंबर 2014 को आयोजित किया गया था। उसको अगर आप नहीं देखे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जा कर के वहाँ से उसको आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, यह जो क्वेश्चन पेपर मैं हल करवा रहा हूँ ये परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। मैं इस बात का दावा नहीं करता कि इसमें से क्वेश्चन आपके रिपीट ही होंगे, लेकिन आपको एक आइडिया ज़रूर लग जाएगा, एक अंदाज़ा लग जाएगा कि किस टाइप के प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं, जिससे आपको जो आपका मैटर है पढ़ने में आपको सुविधा होगी कि आखिर करंट के क्वेश्चन किस टाइप के पूछे जाते हैं, इतिहास और भूगोल के क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, टीचिंग एप्टीट्यूड और रिसर्च एप्टीट्यूड के क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, ठीक, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। तो इन सब के बारे में आपको एक आइडिया मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो पहला क्वेश्चन आपका है कि प्रायद्वीपीय भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी स्थित है। कर्क रेखा के ऊपर में, कर्क रेखा के उत्तर में, भूमध्य रेखा के दक्षिण में, मकर रेखा के दक्षिण में, भूमध्य रेखा के उत्तर में। तो आप इसको देखेंगे कि अगर मान लीजिए आपको पता होगा कि जो कर्क रेखा है, कर्क रेखा जो है आपकी, ये भारत के बीचों बीच से एकदम जाती है, ठीक। अब कर्क रेखा हो गई आपकी, फिर बीच में आता है आपका भूमध्य रेखा, उसके बाद आता है आपका मकर रेखा, सबसे नीचे होता है, ठीक। ये कर्क रेखा हो गया, ये हो गया आपका मकर रेखा और ये हो गया आपका भूमध्य रेखा, ठीक। ये भूमध्य रेखा है। तो आप देख रहे होंगे कि इसको हल करना बहुत ही आसान है इस क्वेश्चन को। जैसे कि कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से ये है, भारत के बीचों बीच से गई है। मकर रेखा भारत को कहीं टच नहीं करती है, ठीक। अब उसके बाद दोस्तों कर्क रेखा के बाद भूमध्य रेखा आता है। भारत के हिसाब से हम देखें या पूरे विश्व के नक्शे को देखें तो इसके बाद आता है भूमध्य रेखा, तब आता है मान लीजिए मकर रेखा। तो कर्क रेखा भारत को टच करती है 8 राज्यों को, और उसके बाद पूछा है कि कन्याकुमारी जो है इसका सबसे दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी स्थित है। तो कर्क रेखा के बाद आता है आपका भूमध्य रेखा। तो भूमध्य रेखा के देखिए, भूमध्य रेखा आप चली गई नीचे एकदम, क्योंकि भूमध्य रेखा भी भारत को टच नहीं करती है। तो ये आपका भारत, ये भारत के बीचों बीच है। तो भूमध्य रेखा से ऊपर जो है दोस्तों भारत स्थित है। भूमध्य रेखा से कहाँ स्थित है? ऊपर स्थित है। तो भूमध्य रेखा के उत्तर में यह जो कन्याकुमारी है यह स्थित है। आपका आंसर जो है डी सही है। अगला प्रश्न जो आपका, इसको आपको सुमेलित करना है। तो इसमें जो है दोस्तों दिया है कि ग्रह का नाम दिया और सूर्य से दूरी उसकी दी गई है। तो बुध जो है इसकी जो है बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल सबकी दूरियां दी गई हैं यहाँ पर। तो इसमें दोस्तों आपका जो करेक्ट आंसर है, सबका जो आंसर दिया हुआ है सबके सामने जो भी दिए हैं इनकी वही है, सूर्य से दूरी है। तो इसमें आप विकल्प देखेंगे तो आपको मिलेगा कि आपको पहला जो विकल्प आपका ए जो है ये सही है, क्योंकि ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4। अगला प्रश्न आता है आपका कि संविधान सभा ने राष्ट्रीय गीत को कब अपनाया, ठीक है। संविधान सभा ने राष्ट्रीय गीत को कब अपनाया था? तो इसमें जो आपका विकल्प दिया है 24 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1950, 14 अगस्त 1950। तो यह जो अपनाया था भारत संविधान सभा ने राष्ट्रीय गीत को, यह अपनाया था 24 जनवरी 1950 को। कब? 24 जनवरी 1950 को। अगला प्रश्न आपका आता है कि कौन सा कानून जो है न्यायपालिका की स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए न्यायाधीशों को विशेष पहुंच से न्यायिक निर्णयों को प्रभावित करने के कारण सरकार के मंत्रियों पर एक पाबंदी लगाता है? तो इसमें आपका देखिए ये ऐसा क्वेश्चन है कि जो आपको ना तो बैराग्ट में मिलेगा, ये किताबों में ही मिलता है। तो इसको दोस्तों आप देखिए, पहला विकल्प है समझौता अधिनियम 1700, संवैधानिक सुधार अधिनियम 2005, उच्चतम न्यायालय अधिनियम 1981, न्यायाधिकरण तथा पूछताछ अधिनियम 1992। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर हो संवैधानिक सुधार अधिनियम 2005। अगला प्रश्न है आपका, जब सरकार की वर्तमान आय अपने मौजूदा खर्च की तुलना में कम होती है तो उसे क्या कहते हैं?
तो ये इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसमें जब क्या है कि सरकार की वर्तमान आय अपने मौजूदा खर्च की तुलना में कम होती है, यानी खर्च ज़्यादा हो जाता है और आय जो होती है उसको कम होती है उसकी, यानी कि जितने टैक्सेस लगाए जाते हैं उसका कलेक्शन जो है खर्च से कम होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं राजस्व घाटा। उस समय कहते हैं कि राजस्व घाटा हुआ है। अगला प्रश्न जो है आपका, भारत की संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो अब इसमें देखिए विकल्प जो दिया है आपका, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, प्रोफेसर एच.सी. मुखर्जी, चौथा है डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। तो इसमें जो आपका है भारतीय संविधान सभा के पहले अध्यक्ष जो थे वो थे सच्चिदानंद सिन्हा। ये कब हुए थे ये? तो ये इन्होंने 9 दिसंबर 1946 को ये पहले अस्थायी अध्यक्ष हुए थे। कौन अध्यक्ष हुए थे? ये अस्थायी अध्यक्ष हुए थे। और फिर जाकर के 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। इनको राजेंद्र प्रसाद को फिर स्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। ठीक, ये थे अस्थायी और राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष संविधान सभा का बनाया गया था। अगला है, भारत के संघ लोक सेवा आयोग का गठन निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया था? तो इसमें देखिए अनुच्छेद दिया हुआ है आपका, पहला अनुच्छेद 315, दूसरा है 320, तीसरा है 325, चौथा है 335। तो इसमें जो करेक्ट आंसर वो है 315। संसद में सरकारी विधेयक का अर्थ क्या है? तो विकल्प दिया है, सत्तारूढ़ पार्टी के सदस्य द्वारा प्रस्तुत विधेयक, सरकार द्वारा अनुमोदित विधेयक, प्रधानमंत्री द्वारा प्रस्तुत विधेयक, संसद के दोनों सदनों में से किसी भी मंत्री द्वारा प्रस्तुत विधेयक। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो आपका डी, यानी कि सरकारी विधेयक जो है उसका अर्थ होता है कि संसद के दोनों सदनों में से किसी भी मंत्री द्वारा प्रस्तुत विधेयक। क्वेश्चन नंबर 9 है, मूलभूत कर्तव्यों को भारतीय संविधान में किस वर्ष समाविष्ट किया गया? तो यह जो दोस्तों है संधि है 1970, 1976, 1978, 1980। तो यह जो है सम्मिलित किया गया 1976 में। 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा सम्मिलित किया गया। अगला जो क्वेश्चन है, तेलंगाना के प्रथम मुख्यमंत्री कौन हैं? तो तेलंगाना के प्रथम मुख्यमंत्री, करंट का क्वेश्चन था दोस्तों, प्रथम मुख्यमंत्री थे के चंद्रशेखर राव। ये भी करंट का क्वेश्चन, इसको मिलान करना है। तो कौन व्यक्ति किस मंत्रालय माने किसके पास कौन सा मंत्रालय था? तो ये करंट का क्वेश्चन है, ये अब प्रासंगिक नहीं है, फिर भी आप इसको चाहें तो देख सकते हैं। तो इसमें जो है जब सरकार बनी थी पहली बार एनडीए की, तो उस समय जो है ये उस समय मंत्रालय जो था उसके हिसाब से यहाँ पर पूछा गया है। तो अरुण जेटली वित्त एवं रक्षा मंत्री, राजनाथ सिंह गृह मंत्रालय, सुषमा स्वराज विदेश मंत्री, स्मृति ईरानी मानव संसाधन विकास मंत्री। ठीक, अब इसके हिसाब से आप विकल्प को मिला लें, क्योंकि करंट का क्वेश्चन था, इस समय इसकी प्रासंगिकता खत्म हो गई है। हाँ, लेकिन एक आइडिया आपको मिलता है कि इस तरीके के प्रश्न पूछे जा सकते हैं वर्तमान में जो मंत्रालय है उसके हिसाब से। भारत के संदर्भ फेडरेशन कप किससे संबंधित है? तो इसमें जो आपका है पहला क्रिकेट, दूसरा हॉकी, तीसरा फुटबॉल, चौथा वॉलीबॉल। तो इसमें है फुटबॉल से संबंधित है ये। अगला प्रश्न, 400 मीटर दौड़ में एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो इसमें जो ये करंट का क्वेश्चन है दोस्तों, लेकिन हमने आपको बताया कि आपको इससे एक आइडिया मिल जाता है कि किस तरीके का प्रश्न आपके एग्ज़ाम में पूछे जाने की संभावना है। तो इसमें जो है आपका जो करेक्ट आंसर है पहला दिया है, इस समय करंट का क्वेश्चन था, इस समय तो हमने बताया कि प्रासंगिक नहीं, फिर भी इसमें सही आंसर जो है कमलजीत संधू है। अगला है ये भी मिलान करना है। तो ये भी देखिए दोस्तों, एक ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों से संबंधित है, इसमें कौन से देश ने कितने पदक प्राप्त किए थे। तो इसमें वो ये भी करंट का ही क्वेश्चन है, इसमें कोई प्रासंगिकता इसकी नहीं बची है आपके लिए, लेकिन फिर भी जान लें कि किस देश ने कितना पदक जीता था। तो इसमें जो है इंग्लैंड ने दोस्तों जीता था 174 पदक, ऑस्ट्रेलिया ने जीता था 137, कनाडा ने 82 और भारत ने 64 पदक जीता था।
अब इसके हिसाब से आप इसको देख सकते हैं कि कौन किसमें मैच करता है। अगला जो लास्ट प्रश्न है आपका, तो इसमें जो है निम्नलिखित कथनों को पढ़िए, ठीक। अब इसके बाद यहाँ पर दिया कौन कौन सही हैं। तो दिया कि शिक्षण की प्रभावशीलता शिक्षक के विषय के समझने पर निर्भर करती है। शिक्षण की प्रभावशीलता शिक्षक के व्यक्तित्व पर निर्भर करती है। शिक्षण की प्रभावशीलता शिक्षक की लिखावट पर निर्भर करती है। शिक्षण का मुख्य उद्देश्य छात्रों की सोचने की शक्ति का विकास करना है। तो इसमें से पूछ रहा कि कौन कौन सही है। तो आप इसको देख सकते हैं कि जैसे शिक्षण की प्रभावशीलता शिक्षक के विषय के समझने पर निर्भर करती है और शिक्षण का मुख्य उद्देश्य छात्रों की सोचने की शक्ति का विकास करना है। तो आपका जो सही आंसर है इसमें, तो आपका यही आपका सही आंसर है, यानी कि ए और डी यानी सी आंसर आपका सही है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर के आप उसको देख सकते हैं। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।